मूर्ति अनुकूला बोलत भजन झरत जन फूला। परशुराम जी का स्वभाव बदल गया। भयो बाम विधि तो फिरेऊ स्वभाव, स्वभाव में परिवर्तन हो गया। कभी कभी चतुर लोग अपने पक्ष में कार्य का श्रेय ले लेते। हमें इन्होंने बचाया थोड़ी है, हम तो अपने आप बचे हैं। आप बड़े प्रसन्न हैं तो इसका मतलब बात सत्य है। यद्यपि इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन बहाई ना हाथ दहाई रिस छाती, हाथ ही नहीं चल रहा और आरोप लगा दिया कि कुठार कुंठित हो गया। तो हाथ नहीं चल रहा, स्तंभित हो गया, रुक गया हाथ, लेकिन श्रेय ले लिया कि जाओ हमने तुम्हें छोड़ा। चतुर लोग वही होते हैं जो अवसर का समीचीन लाभ लें, सम्यक उचित अनुकूल उपयुक्त लाभ लें। क्योंकि समय को जिसने न जाना उसे तो बचना पड़ा है, और बच गया तलवार से तो फूल से कटना पड़ा है। समय का महत्व है, समय को समझिए। अब इनका अंतिम समय है। परशुराम जी का नहीं, इनमें जो क्रोध है ना भाई, इनसे हमारा कोई विवाद नहीं, लेकिन भीतर जो बैठा हुआ क्रोध का कलेवर है, उस क्रोध के कलेवर का अंतिम समय है। हम लोग न जाने अपने जीवन में क्या क्या भीतर बैठाए रहते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार। पहले इनको ही हम जीत लें। मनाया आकुतया पंच धियो विमाना, इन पर जो विजय प्राप्त कर ले वही विजेता है। आप कितने अच्छे लग रहे हैं। हवाएं चली, वहां कृपा की बड़ी शीतल वायु चलने लगी और मुहूर्त हो गई अनुकूल। अब आप बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि आपके श्रीमुख से शब्दों के पवित्र फूल तो फूलों के रूप में अपना परिचय दे रहा हूं, परंपरा का निर्वहन कर। अवधपुरी में परसुन्ना एक फूल रही फुलवारी है, नब दशरथ ने और फूल फूल क्यारी संभारी है। चार रंग के फूलों में, चार रंग के फूलों में ये लखन लाल मुनिलाल फूल और श्वेत संग में श्याम राम, श्री भरत है भूरे रंग का फूल। इन चार रंगों के फूलों से फूली रहती जो फुलवारी, जिसका रथ डाला श्याम फूल गंभीर सीलयुक्त शरधारी। और इस बार इस फुलवारी, और इस बार इस फुलवारी के अंतर्गत जो फंस जाओगे, आएगा तब न चाप परिश, सीधे उस ओर से आओगे। ये फूल कर फूल रहा फूल है दशरथ प्यारी का, पर फूल फूलना
फुलवारी का, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम फुलवारी लगवाऊंगा। खोद अयोध्या नगरी तक एक प्यारी सुंदर बनाऊंगा। भांति भांति के पुष्प लगा खुद बनवानी बन जाऊंगा। खुद को भी उस बगिया का एक छोटा सा फूल बनाऊंगा। फूलोगे ये फूल फूल कर तब तुझको समझाऊंगा। और मानेगा कि नहीं लक्ष्मण तक्षण तोड़ गिराऊंगा। फूल फूल करा फुलारी कौन फूल किस डाली का, और फूल फूल नाम मन होगा ऋषियों की फुलवारी का। मैं फूल फूल कर फूलों की फूल बगिया एक लगाऊंगा। और फिर महिंद्रा जन्मों को सोहर मैं प्यारी एक बनाऊंगा। नाना प्रकार के पुष्प लगा बनवानी मैं बन जाऊंगा। उस सुंदर फुलवारी का बाबा तुमको भी फूल बनाऊंगा। फूल फूल कर फूलोगे। भगवान की दया है कि खूब फूले और फैले भी हो। फूल फूल कर फूलोगे तब मैं तुमको समझाऊंगा। मानोगे नहीं यदि महाराज तो देह तोड़ने आऊंगा। तोड़ के घर लाएंगे फिर शिवर तन सूजियों चलेगी सुई एक सुई भैया की ग्रीवा में कह प्रभु प्रभु पहनाऊंगा। ये फूल लगता तो ये है क्या फूल फूल कर फूल रहा और फूल है दशरथ प्यारी। पर फूल फूलना बंद न होगा इन पीरों की फुलवारी का। थक गए वैसे झकते नहीं है, 7वां वर्ष है और नहीं झके। रामचरित ये सुनत अखाई और रस विशेष जाना ते। भगवान करे आपकी भूख ऐसे ही बढ़ती रहे और 2 कविताएं और हो जाए फिर भी आप कहें कि एक और सुना दो, तो ये तो हम समझ गए कि कथा सुनने में आप कुशल हैं और कुशल श्रोता की ही वर्तमान में आवश्यकता है। नमस्कार, आप हैं कानपुर की रामलीला शैली के ख्याति प्राप्त लक्ष्मण अभिनेता पंडित अरविंद कुमार दुबे। पंडित अरविंद कुमार दुबे कानपुर रामलीला जगत के सर्वाधिक सफल एवं प्रतिष्ठित लक्ष्मण अभिनेता माने जाते हैं। वर्ष 1982 में आपके अंतःकरण में रामलीला में लक्ष्मण का अभिनय करने की प्रेरणा जागृत हुई और सन 1983 में कानपुर के सिद्धनाथ घाट से आपका अभिनय प्रारंभ हो गया। अरविंद जी औरैया जनपद के ग्राम सौरी गढ़िया के मूल निवासी हैं और वर्तमान समय में कानपुर महानगर के रतनपुर पनकी में अपना आवास बनाए हुए हैं। अपने गृह जनपद के अजीतमल स्थित महाविद्यालय से सन 1982 में स्नातक स्तर तक शिक्षा ग्रहण करके आगे की शिक्षा के लिए आप कानपुर आए थे। यहाँ आपको जब रामलीला देखने का अवसर मिला तब आपकी रामलीला के प्रति विशेष रूप से लक्ष्मण के अभिनय के प्रति अभिरुचि बढ़ी और आपने पढ़ाई लिखाई छोड़कर अभिनय की तैयारी शुरू कर दी। इसी बीच दुबे जी संयोगवश सिद्धनाथ घाट पर जनक अभिनेता राजन के साथ रामलीला देखने पहुंच गए।
वहाँ उस समय के बहुचर्चित लक्ष्मण अभिनेता पंडित रामबाबू मिश्र पथिक जी को लक्ष्मण का अभिनय करने के लिए आना था, परंतु किसी कारणवश वो आए नहीं। तब आपने जनक जी से स्वयं को लक्ष्मण बनाने की जिज्ञासा प्रकट कर दी। जनक जी अरविंद जी की लक्ष्मण अभिनय संबंधी तैयारी से पूर्णतया अनभिज्ञ थे, परंतु कोई दूसरा विकल्प न देख आपको यह समझकर लक्ष्मण बना दिया गया कि देर सवेर पथिक जी आ ही जाएंगे। परंतु पथिक जी अंत तक नहीं आए और दुबे जी को संपूर्ण रात्रि अभिनय करने का अवसर प्राप्त हो गया। तब से प्रारंभ हुई आपकी अभिनय यात्रा 6 मई 2022 तक निर्बाध रूप से चलती रही। यद्यपि उस समय संवाद में गेय शैली का जबरदस्त प्रचलन था, जबकि अरविंद जी का यही पक्ष सबसे कमजोर था। इसके बावजूद भी आपके अभिनय की सराहना हुई और धीरे धीरे चारों ओर आपकी मांग बढ़ने लगी। विद्यार्थी जीवन में आप द्वारा अर्जित किए गए संस्कृत और हिंदी के ज्ञान ने जहां आपके गद्यात्मक संवाद को अति विशिष्ट बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, वहीं बुलंद आवाज तथा बेहतरीन प्रस्तुतिकरण ने उसमें 4 चांद लगा दिए। अभिनय यात्रा के साथ साथ अध्ययन, चिंतन और मनन का सिलसिला भी आगे बढ़ता रहा। किसी भी विषय का आध्यात्मिक विश्लेषण करते हुए सरल शब्दों में उसकी दार्शनिक विवेचना प्रस्तुत कर देना ही पंडित अरविंद कुमार दुबे के संवाद की प्रमुख विशेषता रही है। यही कारण रहा कि रामलीला क्षेत्र में आपके आगमन के बाद तत्कालीन परशुराम अभिनेताओं को अपने साहित्य की नए सिरे से समीक्षा करनी पड़ी। परिणाम स्वरूप कानपुर के लक्ष्मण परशुराम संवाद में पद्य शैली का प्रचलन धीरे धीरे कम हुआ और उच्च स्तरीय गद्य की प्रधानता हो गई। अरविंद जी के साथ जब भी किसी परिपक्व परशुराम अभिनेता ने अभिनय किया, तब वह संवाद अपने आप में यादगार बन गया। ऐसे यादगार संवादों की एक लंबी सूची बन सकती है। लक्ष्मण अभिनय के साथ साथ पंडित जी का झुकाव श्रीमद् भागवत और श्री राम कथा की ओर हुआ। यहाँ भी आपका प्रयास पूर्णतः सफल रहा और आप एक प्रतिष्ठित कथावाचक भी बन गए। इस तरह अगले लगभग 20 वर्षों तक लक्ष्मण का अभिनय तथा कथावाचन साथ साथ चलता रहा। परंतु 6 मई 2022 को अरविंद जी ने शिवली के ओमकारेश्वर मंदिर के प्रांगण में अंतिम बार लक्ष्मण का अभिनय प्रस्तुत करके रामलीला से संन्यास ले लिया। प्रस्तुत है पंडित अरविंद कुमार दुबे से उनकी अभिनय यात्रा तथा रामलीला के विभिन्न संदर्भों पर 22 सितंबर 2016 को हुई विस्तृत बातचीत। अरविंद कुमार दुबे मूल निवास कहाँ का है? मूल निवास हमारा है अजीतमल ब्लॉक पड़ता है जी। पहले इटावा जनपद था, अब औरैया। अच्छा अच्छा अच्छा। और गांव का नाम है सोहरीगढ़िया। सौरीगढ़िया जी। अब वर्तमान निवास कहाँ पर है? वर्तमान निवास हमारा पनकी रतनपुर में है। क्या नंबर है मकान का? 413/876 रतनपुर कॉलोनी, पनकी का। रामलीला में शुरुआत कैसी हुई, कब से हुई आपकी? रामलीला में हमारी अभिरुचि जो थी वो कानपुर आने के बाद में जागी। कानपुर हम यहाँ आए थे, पढ़ने लगे, एमए कर रहे थे। कानपुर से? कानपुर से एमए कर रहे थे उस समय? हाँ, नहीं एमए में एडमिशन लेना था, बीए करके आए थे अजीतमल से जी। तो मैंने यहाँ रामलीलाएँ जब देखी, विशेष रूप से धनुष्य, तो हमारी उसमें रुचि प्रगाढ़ हो गई। तो उसके लिए हमने प्रयास किया। किस सन की बात है? ये है सन 1982। 1982 में आपका प्रवेश हुआ रामलीला? अच्छा। और 83 में हम अपने करने लगे। किसको गुरु किसको बनाया फिर? गुरु तो हमने जब अभिनय शुरू कर दिए बहुत, 2-3 वर्ष कर चुके हैं जी, तब गुरुमुख हुए हैं। अच्छा। किसको बनाया? उमा नारायण पांडे को, जो लक्ष्मण के अभिनेता थे। अभिनेता थे जी। और उसके पहले सब ये साहित्य कहाँ से कर इकट्ठा किया आपने, कैसे? उसके पहले था हम कार्यक्रम देखने जाते थे, तो उसमें सुनते थे, तो जो अच्छा लगता था वो स्मृति में आ जाता था, फिर अपने हिसाब से लिखते थे। तो परशुरामों के जो अभिनय थे, जो गीत थे,
उसका काट अपने हिसाब से गीतों में लिख लेते। अच्छा अच्छा, उस समय तो जब आप आए हैं, शुरुआत 82 में हुई, उस समय का एक कविता गीत का भी दौर था। हाँ, छंद कवित्व का जाता। आपके आने के बाद में हम तो ये कहेंगे कि इस संवाद में तर्क की प्रधानता कुछ ज़्यादा हो गई, ऐसा लगता है। हाँ, या उसके पहले भी ऐसा तर्क होता उसके पहले ऐसा तर्क नहीं था। जी, तो ये सोच कहाँ से, जो कैसे ये प्रचलन में आया, ये कहाँ से सोचा है कि इसको ज़्यादा तर्क प्रधान बना, या ये संयोग से बन गया ऐसा? कुछ परिस्थिति जन्य भी बन गया। जैसे पंडित श्री कृष्ण जी त्रिपाठी, तो उनके साथ में 2-2, 3-3 लक्ष्मण बनते। पूरे संवाद में 2-2, 3-3 लोग थे। 2-3 लोग बनते थे? हाँ, कैसे मतलब? एक लक्ष्मण बना, 15-20 मिनट पाठ किया और उसको इन्होंने खड़ा कर दिया, मौन कर दिया। फिर दूसरा बुलाया गया, वो तैयार रहते थे, वो मेकअप रूप में श्रृंगार कर। ऐसा कहाँ की घटना है ये कई जगह आपने देखा ये? हाँ, अच्छा, सहार में एक बार ऐसा ही हुआ। कौन कौन लक्ष्मण था? एक राम भरोसे जी को वो लक्ष्मण, नागेंद्र जी थे, अंत में नागेंद्र बने। तो हमारे मन में ये भाव आया कि इन्हीं के साथ हम बने। तो यहाँ हमने तैयारी की, और तैयारी करने के बाद जो वो बोलते थे, जो उनके बोलने का ढंग था, उसका अर्थ सही नहीं निकलता था। केवल शब्दों की अभिव्यक्ति ऐसी थी कि लोगों को लगता था कि ये बहुत विद्वान पुरुष है। जी, उसका जब अर्थ हमने निकाला तो वो अर्थ गलत होता, उपमाएं गलत होती, अलंकार और समास की दृष्टि से वो वाक्य विन्यास अशुद्ध होती। तो हमने ये पकड़ना शुरू किया, और इसके बाद उसके साक्ष्य देने शुरू किए। फिर कानपुर में हमसे जो उस समय के उद्भट परशुराम जी, सर्वोपरि, एक एक करके उनको उठाया गया। तो ईश्वर इच्छा और प्रभु कृपा से अंक हमें बराबर उत्तीर्ण होने के अभिनय में प्राप्त होते रहे। हमें अवसर भी मिल गया था, तो हमने इसमें थोड़ा लॉजिक डाला, दार्शनिक बातें डाली, और वो रटाया धीरे धीरे कम होने लगा, छंद कवित्व कम होने लगे और तर्क बढ़ने लगा, और रामचरितमानस की चौपाइयों के अर्थ आने लगे विभिन्न दृष्टिकोण से। विविध दृष्टिकोण से। तो क्या ये जो इतनी सारी चीज़ें, क्या आपका जो अध्ययन रहा छात्र जीवन का, उसका भी कहीं प्रभाव था क्या? हाँ, उसका पूरा प्रभाव। किस विषय से आपने अध्ययन किया? हमने BA तक संस्कृत, हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य, ये मूल तथ्य था आपके संवाद में, जो जिसने जो है बहुत बड़ा संबल दिया आपको। जी। फिर MA कैसे किया था आपने? मैं फिर नहीं कर पाया। अच्छा, फिर MA नहीं किया? हाँ, तो रामलीला से ही जुड़ाव हो गया? हाँ, रामलीला से हो गया जुड़ाव। जी, आए थे यहाँ MA करने, और आप हाँ, अभिनेता लक्ष्मण के बन गए। पहला मंच कैसे रूपरेखा बनी जब आप? हाँ, पहला मंच इस तरह बना, हम यशोदा नगर में 1982 में ट्यूशन पढ़ाते थे। संयोग ये था कि जिस बच्चे को हम पढ़ाते थे, कक्षा 7 में वो पढ़ता था और मैथ पढ़ाता था। यहाँ पे रह रहे थे पहले से आप? हाँ हाँ, 82 में ही हम आ गए MA करने के लिए। MA एडमिशन ले लिया होगा? हाँ, एडमिशन के लिए फार्म लाए थे, बस इसके बाद रामलीला में हम जुट गए और ट्यूशन पढ़ाने लगे? ट्यूशन पढ़ाने लगे। लेकिन कोई संपर्क होगा नहीं किसी से? किसी से कोई संपर्क नहीं था। उनके जो पिताजी थे वो जनक का अभिनय करते थे, यशोदा नगर में वो रहते थे, हम ट्यूशन पढ़ाने जाते थे। अच्छा अच्छा। तो उन्होंने हमसे कहा कि आचार्य जी ऐसा करें, आज रामलीला तुमको दिखाना, क्योंकि हम पहले से देख चुके थे और हमारी तैयारी भीतर भीतर चल रही थी। अच्छा अच्छा। हमने दिनेश जी का पाठ, माँ जी का पाठ, लाल भाई का पाठ देख करके, और इन तीनों के अभिनय में जो खूबियाँ थीं उससे अपना जो है नोट्स तैयार करके हमारी तैयारी लगभग चली रही थी। अच्छा, बिना किसी के संपर्क से, बिना किसी को बताए? हाँ, इन लोगों को भी नहीं पता था, दिनेश जी को और उमा जी को? हाँ, इन लोगों को किसी को पता। बस अभिनय देख के आते थे आप बाहर से बैठ के? बस बाहर से अपना देख लेते थे, उसमें जो अच्छा लगता था उसको हम अपने स्मृति में रख लेते थे। जी। फिर अपना घर पे आकर के कमरा लिए थे हम किराए का, वहाँ आकर के अपना नोट्स बनाते। तो उनके जो जिस बच्चे को हम पढ़ाते थे, उनके पिताजी जनक का अभिनय करते थे, उनका नाम था राजन। राजन? राजन। अच्छा। तो संयोग ये बना कि
सिद्धनाथ घाट कानपुर में सावन का सबसे बड़ा मेला लगता है वहाँ आखिरी सोमवार, और उसमें धनुष यज्ञ होता था जी। संयोग ये रहा कि राम कुमार गुप्ता की मंडली थी, हम धनुष यज्ञ देखने गए थे उनके साथ जनक जी के साथ। वो जनक जी अभी बनते हैं? अब बहुत दिन से हमारी भेंट नहीं है, क्योंकि अब तो 33-34 साल हो रहा है जी। इस घटना को। तो वहाँ पे पथिक जी आए नहीं, पथिक जी को लक्ष्मण बनना था, और परशुरामी थी वहाँ अग्निहोत्री जी की, रामपाल अग्निहोत्री जी। तो जब वहाँ ये हुआ कि लक्ष्मण नहीं आए, लक्ष्मण बनने वाले नहीं आए, तो पता नहीं क्यों वो अंतर मन से ये आवाज़ निकल गई कि हमको बनाइए। आपने? हमने कहा हमें बनाइए। इसके बाद में तो वो जो हमारे साथ जनक जी गए, उन्होंने कहा आज तक तो आपने बताया नहीं। हमने कहा आप बना दीजिए, जब तक कोई नहीं आ रहा हम कभी तक बन जाएंगे। तो एक हमें शौक भी था, हम बना दिए गए। फिर रहा ऐसा कि सुरक्षा से उस दिन फिर कोई आया ही नहीं रहा। अच्छा। तो पूरा अभिनय हमने किया, वो अभिनय यहाँ के लोगों को पसंद आया। जब पसंद आया तो दूसरे तीसरे दिन फिर हमारा एक कार्यक्रम राम कुमार गुप्ता ही हमको ले गए बीरबल के अकबर, घाटमपुर के आगे पर। जी जी। इसके बाद में एक अभिनय हमारा हुआ तीसरा बनिया बाजार, चौथा अभिनय हमारा हुआ गुरसाएगंज, पंडित कृष्ण मुरारी त्रिपाठी उसी साल? हाँ, वो हमको लाल भाई ने भेज दिया, जो उनके संपर्क में आ गए होंगे आप? हाँ, तब चर्चा में आने लगे। 4 अभिनय से हम चर्चा में आ गए थे कि कोई इटावा का लड़का है, बहुत योग्य है, बहुत पढ़ा लिखा है, इस तरह से। तो लोग संपर्क करने लगे। शुल्क हम लेते नहीं थे कुछ, तो इसलिए और लोगों ने हमें कॉपरेट। अच्छा, निःशुल्क भी बजा? निःशुल्क जी। तो इस तरह से फिर 83 में हमारी अभिनय होने लगे पूरे पावर से? पूरे पावर। तो सातों कांड का अभिनय भी किया कभी? 2-3 बार किया। सीखा, उसको भी सीखा? हाँ, वो धीरे धीरे याद हो गया था, क्योंकि पढ़ने की हमारी अभिरुचि अभी थी। अच्छा अच्छा। हम इस खोज में रहते हैं कि प्रत्येक मंच पर कुछ न कुछ नया बोला जाए, जो समाज को भी एक दिशा दे और अभिनय को भी जीवंत रखे, और साहित्यिक परिरूप में उसका अपना एक महत्व। अच्छा, ये जो ज्ञान पक्ष था, तैयारी आप अंदर अंदर करते रहे, लोगों को देखते रहे, ये जो प्रस्तुतिकरण आपका होता है बहुत बेहतरीन होता है, प्रभावी होता है, इसकी कहाँ से ट्रेनिंग ली थी आप? इसकी ट्रेनिंग कहीं से नहीं है। हमारा अपना मानना है कि जो हम अभिनय कर रहे हैं, यदि हम तदानुकूल हो जाए तो परमात्मा सब अच्छा करा देते। ये तो आत्मविश्वास, ये आत्मविश्वास है। जी। जब हम लक्ष्मण बनेंगे तो हम ये समझेंगे कि नहीं, हम लक्ष्मण ही हैं, तो हमें राम की शरण में रहना है। और लक्ष्मण का चरित्र रामचरितमानस में किस क्लाइमेट पे है, हमें अनुचित पब्लिक कहे तो कहती है, तो हम ये समझेंगे कि अब मेरी सफलता है, क्योंकि अनुचित कहे सब लोग पुकारे, तो उसमें हम कोई संकोच नहीं करते। चलना, खड़ा होना आपका एक अलग अपने आप में रहा। ये किसी से सीखा, कहीं से प्रेरित भी था? किसी से नहीं, वो तो उसमें अभिनय करते समय ये आ जाता है कि हम राजकुमार हैं और चक्रवर्ती दशरथ के बेटे, तो हमें किस तरह खड़ा होना चाहिए। नहीं, एक लक्ष्मण का जो एक चंचल स्वभाव है, जैसे एक थोड़ा सा राम भी राजकुमार रहे और भी चक्रवर्ती राजा सौम्यता रहती, तो ये चीज़ जो लक्ष्मणपन जिसको कहते हैं, ये कैसे सीखा आपने? नहीं, ये एक जो है चुस्ती फुर्ती, हर अभिनेता लक्ष्मण की अभिनेता किंवदंती है कि लक्ष्मण का स्वभाव चंचल था। जी। ये एक कथन है जो कि समाज में प्रचलित है। वास्तविकता यह है कि लक्ष्मण का स्वभाव चंचल नहीं था। लक्ष्मण राम के प्रति इतने समर्पित थे कि राम के विरोध में कुछ भी उन्हें सहन नहीं था, इसलिए आवेश आ जाता था। जी। चंचलता और आवेश दोनों शब्दों में बहुत अंतर है। लेकिन फिर भी आप स्टेज पर जब खड़े होते तो कहीं से भी वो सौम्यता परिलक्षित नहीं होती, कुछ ना कुछ
फुर्ती चुस्ती दूर से दिखाई पड़ता है कि नहीं वो करते करते अभ्यास हो गया, और अभ्यासा सर्वसाधना। तो ये अभ्यास में पहले लाए होंगे, कहीं ना कहीं सोचा होगा ना आपने कि हाँ। ऐसा होना चाहिए। नहीं, सोचा तो नहीं था, अब ये कैसे हो गया ये मैं स्वयं नहीं बता सकता जी, कैसे हो गया। उचितवन चलना न, वो भले ही वो रामचरितमानस का क्या अपना प्रारूप रहा, लेकिन हाँ, उसको ये जरूर देखा हमने कि जिस समय दोनों भाई राम लक्ष्मण चलते होंगे तो रंगशाला में इस तरह चलते होंगे, इस तरह बात करते होंगे। दशरथ जी के पुत्र थे, भगवान थे, तो वो किस स्तर की बात करते होंगे, ये सारे बिंदु हमारे अंतर मन में हमेशा से बैठे हैं। जी। और आज भी, अब तो हम भागवत कथा भी कहने लगे, लेकिन आज भी हमारे मन में ये भाव रहता है कि हम कोई हल्का शब्द ना भूलें, जिससे कि उस शब्द का महत्व घट जाए, क्योंकि हल्का शब्द तो विदूषकों में बोला जाता है, और हम एक अभिनेता हैं, लक्ष्मण के अभिनेता हैं, तो हमें कैसी भाषा बोलनी चाहिए, इसका हम विशेष ध्यान दें। ये आपने मतलब अपने आप में आत्मसात करके इसको निष्कर्ष को निकाला है। लेकिन आप भागवत कथा के रूप में भी देखा गया तो भागवत के मंच पर आप बिल्कुल बहुत हाँ, सौम्य और शालीन होते बिल्कुल एकदम शालीन रहते हैं। तो अभिनय तो इसी को कहते हैं। जी। नकल में असल का रस भर देना ही कला है। जो हम कर रहे हैं उस समय हम अपने आप को भूल करके वैसे ही लगे, यही कला है, यही अभिनय। वही तो मैं जानना चाहता था कि वो लक्ष्मण का जो ये फुर्तीलापन, ये चुस्ती फुर्ती, ये कैसे आपने निर्धारित किया? मुझे तो ऐसा लगता है कि जिसका हम अभिनय अभिनीत करते हैं वो इष्ट हमारी मदद करता है। अच्छा, आप जान नहीं पाते कि कैसे हो रहा, लेकिन लोग कहते हैं कि बहुत अच्छा हो रहा। हाँ, बहुत अच्छा। और जब कहते हैं लोग बहुत अच्छा हो रहा तो और अच्छा हो जाता है। तो अब जब सब जगह अच्छा हो, ये भी अपने में एक अलग बात है कि कोई अभिनय जिसने 33-34 वर्ष अभिनय किया और सब जगह अच्छा हो जाए, तो इसको तो हम ईश्वर की कृपा ही मानेंगे। और लक्ष्मण जी मानो अपना कुछ अंश दे देते हों, मैं इस रूप में इसको स्वीकार। अच्छा, ये किंवदंती भी है कि समाज में बनी रहती है कि कुछ अंश आ जाता है, तो इसको महसूस भी किया इसको, हाँ, इसको महसूस करते हैं। महसूस नहीं करें तो जितना हम सोच नहीं पाते उससे अच्छा हो जाता, से अच्छा बोले। और किस किस तरह की तैयारी करी, कौन कौन से ग्रंथों का अध्ययन अभिनय के लिए करना पड़ा आपको शुरुआत में? अभिनय के उद्देश्य तो हमने रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण, गीता, और फिर परशुरामों को जब सुनते थे तो ये सोचा करते थे इस बात का उत्तर हमें कहाँ मिलेगा। अच्छा, ये सारी चीज़ें आपने अपने लक्ष्मण बनने के बहुत पहले से लगभग साल भर का समय पूरा व्यतीत किया अभिनय देखने के देख कर? ऐसा हुआ कि बचपन में हमारी माता जी ये कहती थी रामचरितमानस का पाठ करो, तो रामचरितमानस तो हम कक्षा 6 या 7 से पढ़ने लगे थे। ये हमारी रुचि थी जी। भागवत सुनने जाया करते थे छोटे से, तो ये हमारी रुचि का विषय था। आध्यात्म ज्ञान या सत्संग या शुभ कर्म जहाँ होते हैं वहाँ हमारी रुचि है। आज भी हम उनको छोड़ते, अन्यान अभिनेता नहीं जाते, सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, बड़ी ऊंचाई पे हैं हम, हमारे समकक्षी लोग सोचते हैं ऐसा, वो नहीं जाते। लेकिन हम अभिनय देखने चले जाते हैं, कोई भी परशुराम हो, कोई भी लक्ष्मण हो, हम अभिनय देखने के लिए हमारा मन होगा तो हम सवेरे जगते और चले जाते हैं। अच्छा, कहीं सुनाई पड़ता है कि हाँ कार्यक्रम, उसमें भी कुछ ना कुछ ऐसा चिंतन और मनन मिल जाता है आज? हाँ, उसमें अब दोनों पक्षों को जब सुनेंगे तो उसमें फिर बीच बीच में अपने मन से भी ये सोचेंगे यहाँ ये होता तो और कुछ अच्छा हो जाता, ये बात इनकी अच्छी है, चलो इसको भी हम रखेंगे अपने पास, दूसरे किसी प्रस्तुत करेंगे। तो अच्छा, आपने जब इस तरह से अभिनय को गति दी, आपका अभिनय चर्चा में आया और तर्क और बहुत गहराई के धरातल तक लोगों को आपने ले जाने की कोशिश की। हालांकि एक नागेंद्र जी का भी नाम इटावा से एक उठा था एक बीच में और बहुत कम रहे, लेकिन उन्होंने भी अभिनय को कहीं ना कहीं गहराई तक पहुंचाने का प्रयास किया। परशुरामों का वर्चस्व था जी, परशुरामों का हमने वो वर्चस्व देखा है कि जो लक्ष्मण अभिनेता थे वो परशुराम जी का बैग भी देते थे, परशुराम जी की सेवा करते थे, बदले में परशुराम जी उनको अपने साथ लक्ष्मण बनाते थे। तो सबसे पहले इस रूढ़वादी परंपरा को तोड़ना हमारा धर्म था कि पहले हम इसको तोड़ें,
बच्चे कोई स्वतंत्र नहीं थे, परशुराम स्वतंत्र थे, वो कुछ भी कहें। और अगर लक्ष्मण जी ने ये कह दिया कि धनुष रघुपत ने तोड़ दिया, छूने से टूट गया, तो वो ये कहा करते थे कि तुमको तो ये रहस्य खोलना ही नहीं। तो ये बात हमें कुछ कष्टप्रद लगी। तो सबसे पहले जो परशुराम उस समय के चर्चित थे, पंडित श्री कृष्ण जी, पी.एन. चतुर्वेदी जी, मुरारी जी, डॉक्टर राजेंद्र जी और शिवदत्त पंडित जी के साथ भी एक बार अभिनय करने का हमें अवसर मिला। तो हमने इस परंपरा को तोड़ा। जो इनके सेटिंग के लक्ष्मण थे, अगर एक बार भी हमारा पाठ हो गया तो फिर उस परशुराम को और हमारे संवाद में ये पता चल गया कि ये छंद कवित्व वाला है और ये जो है तर्क वाला है। तो धीरे धीरे पब्लिक का टेस्ट भी बदला, तो वो उसने तर्क प्रधान अभिनय सुनना प्रारंभ किया। फिर परशुरामों को तैयारी करनी पड़ी, और अब परशुराम जो भी तैयार होते हैं वो सोचते यही है कि हम अरविंद को कहीं ना कहीं डिफीट दें। इस कारण वो तैयारी और होती रही। तो इस तैयारी में जो निकल करके आया वो क्या निकल कर आया? कहीं कहीं ऐसा लगता है बड़ा छिछले स्तर की तैयारी कर रहे हैं डिफीट देने के चक्कर में। हाँ, वो गलत है, वो गलत। ऐसा भी तो महसूस किया होगा। जब कोई अभिनेता अपने दैनिक जीवन में आ जाएगा तो वो अभिनय से बहुत दूर चला जाएगा। हमें लक्ष्मण बन करके क्या कहना चाहिए, बस इस बात का तो विशेष ध्यान रखना चाहिए, तैयारी हमारी कितनी है। अच्छा, एक विद्वान की दृष्टिकोण से, आप भी कथावाचक भी, व्यास की पीठ पर है, अगर उस दृष्टि से देखें आप तो ये लक्ष्मण परशुराम क्या हैं दोनों? ये राम के प्रभाव को समाज में स्थापित करने के ये दोनों स्तंभ हैं। और लक्ष्मण जी ने राम की महिमा का जो गायन किया है जीवन में, संवाद में भी यही है कि लक्ष्मण जी ये चाहते हैं मेरे प्रभाव को कोई माने अथवा न माने, लेकिन हमारे भैया, हमारे प्रभु, हमारे इष्ट, हमारे स्वामी राम जी के प्रभाव को परशुराम जी स्वीकार करें। जी, अरे ये तो परोक्ष की बात हो गई, ये परोक्ष हो गई। प्रत्यक्ष क्या दिखाई पड़ता है? एक दृष्टिकोण प्रत्यक्ष का है। दो आदमी, दो पात्र खड़े हैं मंच पर, दोनों में से किस भाव से लोग इसको देखें? दो विद्वान खड़े हैं या एक बालक खड़ा है, एक बहुत बड़ा मनीषी खड़ा है? कानपुर का जो दर्शक है, कानपुर से और कानपुर के हार, वो तो ये सोचता है कि इसमें हारेगा कौन विद्वत्ता में और जीतेगा। विद्वान के रूप में लोगों को दोनों को देखते हैं। ये तो आप है कि आने के बाद शुरू हुआ है ऐसा कुछ? हाँ, आने के बाद ही ये प्रारंभ हुआ। नहीं, पहले ये था कि जिसकी फूलों की कविता घट गई वो हार गया। अच्छा। जिसके वीर रस के छंद घट गए, नहीं बोल पाया, वो हार गया, कुछ कमजोर। पर ये दृष्टिकोण कितना ठीक है ये कि दोनों को विद्वान की दृष्टि से देखा जाए? केवल विद्वान की दृष्टि से न देखा, उनके संवाद तो विद्वत्ता से भरे हैं। जो हमारे रामचरितमानस की चौपाई की ऊंचाई है, उसका जो अपना एक स्तर है, उस स्तर में ही हमारा कथोपकथन होना चाहिए, लेकिन उस विद्वता को अभिनय के सांचे में ढाल करके प्रस्तुत करना चाहिए। अभिनय के सांचे में लक्ष्मण क्या है? एक व्यंग्यकार के कुशल व्यंग्यकार, बहुत गंभीर और ठोस बात को भी व्यंग में कह देना, ये लक्ष्मण के अभिनय की विशेषता है। और परशुराम की विशेषता क्या है? परशुराम जी की विशेषता है कि लक्ष्मण के उस व्यंग से तिलमिला जाना। ऐसा जब प्रदर्शन हो तो लगे कि ये तब तुलसीदास जी के जैसे अभी विगत जो है 2-3 दिन पहले यहाँ एक मंच होता है सोटे हनुमान मंदिर, वहाँ पे जब हमने कुछ कहा तो परशुराम जी ने ये उत्तर किया कि लक्ष्मण तुम्हारी ये बात बहुत अच्छी लगी। तो मैंने उनसे ये कहा कि अगर मेरी बात आपको अच्छी लग जाएगी तो आप कहीं ना कहीं अपने अभिनय की धरती से हट जाएंगे। मेरी बात तो आपको कोई अच्छी लगनी ही नहीं चाहिए, और अगर आप ये कहेंगे अच्छी लग रही तो फिर आप आगे राम जी से ये कैसे कह पाएंगे कि बंद कहे कटु सम्मत तोड़े। तो हमारी बात तो आपको कटु लगनी ही चाहिए, वो भले ही कितनी अच्छी है। और अगर आपने ये स्वीकार कर लिया मेरी बात बहुत अच्छी है, तो फिर आप जहाँ खड़े हैं परशुरामत्व जो है वो कहीं ना कहीं हट जाए अभिनय से।
ये उसका आपने निचोड़ निकाल के दिया। और कई बार लक्ष्मण अभिनेताओं को देखा बिल्कुल क्रोध में बड़ा भयंकर त्रिउरी चढ़ी होती है और उसके बाद उसका प्रदर्शन होता है। नहीं, क्रोध में नहीं आना चाहिए, उनको मुस्कराना चाहिए। भले ही अंदर से क्रोध आ रहा हो। अंदर से भी नहीं आएगा, वो तो जब अपूर्ण होंगे, हाँ। जब उनको कहीं ना कहीं अपनी प्रतिष्ठा की चिंता होगी तो क्रोध आएगा। तो या इस समय तो लगभग जो है प्रतिष्ठा की बात तो हर जगह। हाँ, इस समय राम जी की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए लक्ष्मण के अभिनय कम हो रहे हैं, है ना। लक्ष्मण अपनी प्रतिष्ठा के लिए अभिनय कर रहे हैं। हाँ, और परशुराम जी अपनी प्रतिष्ठा के लिए अभिनय कर रहे हैं। परशुराम जी अपनी प्रतिष्ठा के लिए अभिनय कर रहे हैं। बस यही कारण है कि वो अभिनय के बीच में बड़ी कटुता आ जाती है। नहीं, बहुत गहरी और बहुत चिंतनशील बात करने के बाद भी कटुता नहीं आ सकती। मतलब एक मंच ऐसा है कि यहाँ पर बहुत कुछ आप कर सकते हैं, बहुत कुछ बोल सकते हैं, बहुत कुछ समाज में एक दर्शन प्रस्तुत कर सकते हैं। जी। तैयारी के लिए आदमी को कहीं ना कहीं तो अध्ययन करना चाहिए, चिंतन मनन की आवश्यकता है कि धर्म के 10 लक्षणों में प्रतिदिन अध्ययन करना, स्वाध्याय, ये हमारी दैनिक जीवन प्रणाली में होना ही चाहिए, क्योंकि हम पूर्ण नहीं हो सकते। ग्रंथ इतने हैं कि हम एक जीवन में पढ़ नहीं सकते, तो जितना अधिक से अधिक पढ़ा जाए और उस पर चिंतन और मनन किया जाए तो वो अच्छा ही है, कभी न कभी काम आ जाता है। आज के 10 वर्ष पहले कही हुई बात हो सकता है अगले मंच पर काम आ जाए।